जैसी हालत होती है। क्या भौतिकीय के ये हैवी वेट समीकरण हमारी आम जिंदगी को तहस नहस नहीं कर देते? मैंने आज मेरे स्वभाव, कार्य और विचार से विपरीत प्रश्न पूछ लिया था। शायद मेरे अजागृत मन के अंदर ये प्रश्न छुपे होंगे। वो दाढ़ी वाला बाबा मेरे सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगा। गलत सवाल पूछने के अपराध भाव से मैंने अपनी आंखें झुका ली। कुछ देर तक हंसने के बाद वो एकदम शांत हो गया और सीरियस होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुझे ये लगता है कि भौतिक विज्ञान के ये समीकरण हमारी सुंदर और आम जिंदगी को नष्ट कर देते हैं, लेकिन तुझे पता है कि आम जिंदगी क्या है? हमारे अस्तित्व के और इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के प्रश्न के बिना का जीवन है क्या? वो जिंदगी टाइम पास ही तो है ना? क्या हम इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में जानते हैं? क्या हम अपने अस्तित्व के बारे में जानते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अंत कैसे होगा? क्या हम हमारे वजूद को जानते हैं? इसके बाद वो अचानक रुक गया। 1 मिनट तक रुकने के बाद वो फिर से शुरू हो गया। हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज है और उसमें से एक गैलेक्सी में 100 अरब से ज्यादा तारे हैं, और हमारा सूरज तो इस विशाल मायाजाल का एक छोटा सा कण भी नहीं है। और इस सूर्यमंडल के एक अति छोटे से ग्रह पर हम 7.5 अरब इंसान बसते हैं, जिसका इस सूर्यमंडल में ही कोई खास वजूद नहीं है। एक छोटी सी आपदा भी इस पृथ्वी पर के जीवन को था या नहीं था कर देगी, और ब्रह्मांड के इस विशाल कैनवास में हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। और अब सोच, तू ये सोच कि इतनी बड़ी संरचना के सामने हमारे रोज बरोज के जीवन के आम प्रश्न क्या तुझे बड़े लगते हैं? इस अस्तित्व को समझे बिना, समझने का ट्राई किए बिना, आम लोगों की तरह, बस प्राणियों की तरह जीवन बिताना तुझे अजीब नहीं लगता क्या? और फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दोनों ही एक ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम इस पूरे ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। और क्या तुझे ये सब व्यर्थ लगता है? एक ही सांस में वो बाबा बोल गया, ओ जबरदस्त, आप बहुत ही उम्दा सोचते हो। मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था। मैंने जवाब दिया। क्यों नहीं सोचा था? तूने ही तो सोचा था। अगर तूने नहीं सोचा था तो किसने सोचा था? तेरे दिमाग में नहीं आया था तो ये सब किसके दिमाग में आया था? बाबा उग्र होते हुए बोले। अरे मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं अंदर से बहुत डर गया था। मैं बाबा की बात ठीक से समझ नहीं पाया। मेरी आवाज भी डगमगाने लगी। हाँ, तू सही समझा। ये सब मेरे नहीं लेकिन तेरे विचार हैं। मुझे देख के समझ जा। फिजिक्स के इक्वेशंस में इतना खो मत जा। मैं तेरा ही भविष्य हूँ। ये बाबा क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोला, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? वर्म हॉल पे तो तू ही रिसर्च कर रहा है ना। क्या तेरा भविष्य तुझे मिलने नहीं आ सकता? मैं तेरे ही दिमाग में से यहाँ आया हूँ, तुझे अपनी जिंदगी के मूल्यों को समझाने, इंसानों को महत्व दे। बोल, तेरे इस कॉलेज में कितने खास मित्र हैं? तू अपनी फैमिली को टाइम देता है? इन सबको टाइम देना शुरू कर, अपने आप तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर तुझे ये सारे क्वेश्चंस ज्यादा सताते हैं तो मेडिटेशन कर, नहीं तो ये देख ले, मुझे देख, ये है तेरा भविष्य। 2 हाथ फैलाकर वो बाबा गंभीर मुद्रा में मेरे सामने खड़ा हो गया। मैं बहुत डर गया था। ये बाबा कोई भारी मस्करी मेरे सामने कर रहा हो ऐसा मुझे लग रहा था। मैं वहां से बस मुट्ठी बंद करके उससे दूर भागने लगा और वो मेरे पीछे पीछे चिल्लाता हुआ आ रहा था। तेरे दिमाग में ही एक वर्म हॉल है। मैं तेरा ही भविष्य हूँ जो तेरे दिमाग के उस वर्म हॉल के कारण दूसरे आयामों से तुझसे जुड़ा है। वो मेरे पीछे दौड़ता दौड़ता जोर जोर से कुछ भी चिल्ला रहा था। मैं हड़बड़ाहट में निकुंज के पास पहुंचा। निकुंज जल्दी बोल, तुझे मेरे पीछे वो दाढ़ी वाला बाबा दिखता है। निकुंज बोला, कौन बाबा? अरे वो देख, वो दाढ़ी वाला बाबा। निकुंज को याद दिलाने का प्रयत्न किया। तुझे पता है उस दिन हम लॉबी में बैठे थे, तब ये बाबा तुम लोगों के सामने आके कई सवाल कर रहा था। निकुंज बोला, कौन बाबा? कौन हमसे सवाल कर रहा था? वहां तो कोई नहीं था। मैंने कहा, वो बाबा जो सारे सवाल कर रहा था। निकुंज ने मेरे हाथ पे हाथ रख के कहा, दोस्त डोंट वरी, पता नहीं तू क्या बात कर रहा है, लेकिन शायद तू घबराया हुआ लगता है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। निकुंज ने कहा, यार ये सब सवाल तो तू हमसे कर रहा था और कोई नहीं है जो इतने डिटेल में हमसे सवाल पूछता। निकुंज ने मुझे सहारा देते हुए कहा। इसके बाद मुझे चक्कर आने लगे और मैं जमीन पर गिर पड़ा।
निकुंज और कुछ लोग मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। 5 साल बाद हॉस्पिटल पे पड़ा पड़ा मैं बीमारी से बाहर निकल रहा था। मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया था। इस बीच मुझे कई सारे लोग भी दिखाई देते थे, कई सारे दृश्य भी दिखाई देते थे जो आम लोगों को नहीं दिखते थे, लेकिन वो बाबा मुझे फिर कभी नहीं दिखे। 5 सालों में मैंने कई बार हॉस्पिटल के चक्कर काटे और धीरे धीरे इन 5 सालों के बाद मैं अब रिकवर होने लगा था। एक दिन मैं अपने बेडरूम में खिड़की के बाहर बारिश गिरते हुए देख रहा था। तभी मेरे बेडरूम का डोर खुला और एक इंसान अंदर आया। देखा तो वो निकुंज था। निकुंज पूरे 3 साल बाद भारत वापस आया था। मैंने धीमी आवाज से पूछा, कैसा है निकुंज? हाँ यार, एकदम ठीक हूं, तू बता। मैंने कहा, तुझे अमेरिका भाग गया लगता है। निकुंज बोला, अब यार ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में मन लग गया है। वहां के भौतिक शास्त्र विभाग में मेरा टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं लगता। अमेरिका बस अब मेरा घर बन गया है। और यार तू ये देख, ये एक बुक है, इसको कल मैं लॉन्च कर रहा हूँ और इस लॉन्चिंग में तुझे जरूर आना है क्योंकि तू चीफ गेस्ट है। मैंने कहा, लेकिन यार मैं चीफ गेस्ट कैसे बन सकता हूँ? दोस्त, क्योंकि ये तेरी किताब है। जी, ये सच है। मैंने कहा था ना तुझसे कि मैं अगर लाइफ में कुछ कर पाया तो तुझ पर एक किताब जरूर लिखूंगा। राहुल, तू इस किताब का हीरो है, हीरो। निकुंज ने खुशी खुशी उसका हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा। जवाब में मैंने उसको स्माइल दी और हाँ में सिर हिलाया। दूसरे दिन सुबह एक बड़े हॉल में इस पुस्तक के विमोचन में मैं वहां उपस्थित हुआ। मेरी मानसिक स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं थी और मुझे वहां पर व्हीलचेयर में ले जाया गया था। मेरे वहां पर पहुंचते ही उस हॉल में निकुंज के साथ कुछ 5-1 हजार लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मैंने देखा कि आज मैं बहुत फेमस हो गया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिस इंसान की प्रेरणा ली और जिस पर यह किताब मैंने लिखी है, वो माय डियरेस्ट फ्रेंड राहुल। निकुंज ने मेरे सामने उंगली उठाते हुए कहा और फिर से हॉल तालियों के शोर से गूंजने लगा। मेरे हाथ से उस पुस्तक के पैकिंग को खुलवाया गया जिसका नाम था द मैन हु हैज अ वर्म होल इन हिज माइंड। पूरा हॉल स्टैंड अप पोजीशन में तालियों से गूंज रहा था। अचानक मेरी नजर उस हॉल के एक कोने में गई जहां पर एक आखिरी सीट पर वो दाढ़ी वाला बूढ़ा बाबा खड़े खड़े तालियां बजा रहा था।